दोस्तों, एक बस अड्डे पे 4 लोग फूट फूट कर रो रहे थे, जिसमें से नौजवान 2 लड़कियां थी और उसके माता पिता थे। चारों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आजू बाजू के लोग जब देखते हैं तो उन लोगों का भी कलेजा फट जाता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। लड़की के जो पिता थे वो भी देखते हैं बेटियों को इस तरह से रोते हुए, उनको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन पिता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के रोने का कारण ये था कि वो लोग कश्मीर घूमने का प्लान बनाकर घर से निकले थे। 30,000 रुपये किसी तरह से इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन आधे रास्ते में उन लोगों का जेब कट जाता है और सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। बस इसी वजह से वो लोग वहाँ पर इस तरह से रो रहे थे। कोई कुछ नहीं कर पाता है। अब तो उनकी हालत ये हो जाती है कि घर से निकले थे कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन घर लौटने तक के पैसे अब उन लोगों के पास नहीं थे। तभी उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली के करोल बाग में एक परिवार रहा करते थे। उसी में एक पिंकी नाम की लड़की थी जो 12वीं की स्टूडेंट थी। वह 12वीं का एग्ज़ाम देती है और 12वीं के एग्ज़ाम में वो टॉप करती है। जब वो रिजल्ट लेकर अपने घर आती है तो झूम कर अपने माँ बाप से कहती है कि मैं तो टॉप कर गई। उसके बाद पिंकी अपने पापा से कहती है कि पापा, आपने तो कहा था ना कि अगर मैं टॉप करूँगी तो आप मुझे घुमाने के लिए कश्मीर ले जाओगे, तो अब मुझे लेकर जाना पड़ेगा आपको। अब जो उसके पापा थे वो कहते हैं कि हाँ बेटा, ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन का मुझे वक्त दो, उसके बाद मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। पिंकी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे इसी हफ्ते चलना है, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, फिर टाल देंगे और कहेंगे कि तुम्हारी दीदी की शादी हो जाने दो, उसके बाद ले चलूंगा। मुझे तो इसी हफ्ते जाना है। अब जो उसके पापा थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए और पैसे अभी ज़्यादा है नहीं। इतना कहकर वो निकल जाते हैं अपने दुकान पर। उनके पापा का पान का दुकान होता है। उनके पापा चले जाते हैं पान की दुकान पर। अब पिंकी जाती है अपने कमरे में जाने के बाद अपना गुल्लक उतारती है, अलमारी पर रखी हुई थी वहीं से, और उस गुल्लक को फोड़ती है। गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे इकट्ठे करती है। जब काउंट करती है तो उसमें लगभग 3500 रुपये होते हैं। उस पैसे को लेकर जाती है पिंकी अपनी मम्मी के पास। अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैंने अपना गुल्लक फोड़ लिया है और इसमें देखिए 3500 रुपये हैं। आपके भी पास कुछ होगा और दीदी के पास भी कुछ होगा। पिंकी की एक बड़ी बहन थी। पिंकी कहती है कि दीदी के पास भी कुछ होगा, आप दोनों अपने अपने गुल्लक फोड़िए और देखिए कि कितने पैसे होते हैं। अब उसकी माँ और उसकी दीदी भी अपने अपने गुल्लक फोड़ते हैं। सभी पैसे जब इकट्ठे करते हैं तो 6,500 रुपये होते हैं। अब बहुत खुश हो जाती है पिंकी कि इस तरह से तो धीरे धीरे पैसों का जुगाड़ हो रहा है। पापा को आने दो, ये सारे पैसे मैं पापा को देती हूँ। अब जब शाम के वक्त पिंकी के पापा घर आते हैं तो पिंकी देती है सारे पैसे अपने पापा को और कहती है कि पापा लीजिए, इसमें पूरे 6,500 रुपये हैं। अब तो हम जा सकते हैं ना कश्मीर घूमने के लिए। अब जो उसके पापा थे वो भी मना कैसे करते। ज़िंदगी में कभी अपनी बेटियों को कभी घुमाने के लिए नहीं ले गए, क्योंकि गरीबी ही इतनी थी। पान का दुकान था उनका, पान की दुकान से घर चलाना था, बच्चों की पढ़ाई करनी थी, इसी सब में उलझे रह जाते थे। उनकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था अंकिता। अंकिता भी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अब पूरे घर वालों को बड़ी बेटी की शादी की चिंता थी, लेकिन उसके पापा कमलेश कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम घबराओ मत, कल मैं और कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम कश्मीर घूमने के लिए। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। पिंकी के पापा जिस दुकान से पान का सारा सामान खरीदते थे उसी दुकानदार से लगभग 20,000 रुपये उधार ले लेते हैं। उसके बाद घर आते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा अब बताओ कश्मीर में कहाँ चलना है घूमने के लिए। अब जब पिंकी के पापा पूछते हैं पिंकी से कि बताओ बेटा अब कश्मीर में कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी जगह हैं।
अब जो पिंकी थी वो कहती है कि पापा, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहलगाम, हम वहीं जाएंगे घूमने के लिए। वो जगह बहुत अच्छी है और मैंने नेट पर रिसर्च कर लिया है। अब पूरे परिवार वाले प्लान बना लेते हैं। 2 दिन का ट्रिप होता है। सभी अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं। उसके अगले दिन सभी को निकलना था। जब रात के वक्त पिंकी के पापा सारे पैसे को काउंट करते हैं, कुछ पैसे उनके पास भी थे, तो पूरे पैसे 30,000 रुपये होते हैं। वो 30,000 रुपये दे देते हैं पिंकी की मम्मी को रखने के लिए। अब अगला दिन निकल आता है। सभी अपना अपना सामान लेते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं एक ऑटो पकड़ के बस अड्डे के पास। अब कुछ घंटों के बाद वो लोग बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी जगह की बस लगी हुई थी। एक काउंटर में जाते हैं और पूछते हैं तो पता चलता है कि वहीं से कश्मीर की बस निकलने वाली है। अब उसी भीड़ में पिंकी के पापा पिंकी की माँ से कहते हैं कि लाइए पर्स में से कुछ पैसे, यहाँ पे टिकट काटना है। पिंकी की माँ उसी भीड़ में अपने पर्स में हाथ डालती है। जब वो अपने पर्स में हाथ डालती है तो पता चलता है कि उनका पर्स कट चुका है नीचे से और जितने कैश थे वो भी गायब हो गए हैं। अब उसी वक्त पिंकी की माँ वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो रोती है तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ। तब जाकर वो बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, पर्स तो मेरा नीचे से कट चुका है। इस बात को सुनने के बाद अब चारों लोग वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ज़्यादातर पिंकी और उसकी बड़ी बहन अंकिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी भीड़ में एक कोने में बैठ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे सभी पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आप लोग रो क्यों रहे हैं। अब वो लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है हमारे साथ। अब सभी लोग यही सलाह देते हैं कि पैसे का जब मामला है तो पैसे संभाल कर रखना चाहिए था ना। भीड़ भाड़ में तो हमेशा ऐसा ही होता है। आप लोगों को पैसे संभाल कर रखना चाहिए था। अब जो भी आता सुनता बस यही कहता, लेकिन कोई उन लोगों की मदद नहीं करता है। अब कुछ देर रोने के बाद सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पिंकी के पापा किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं, लेकिन उधर जो पिंकी की माँ थी, उनकी दोनों बेटियां थी, उन लोगों का तो बुरा हाल हो जाता है। तीनों को समझाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, ऐसा भी कुछ बड़ा घटना नहीं हुआ है, हम लोग सही सलामत है ना, यही बड़ी बात है। चलो वापस घर चलते हैं, फिर कभी चले जाएंगे कश्मीर घूमने के लिए। लेकिन यह बात पिंकी के पापा भी अब समझ गए थे कि जिंदगी में कभी दोबारा वो अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को कश्मीर नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 20,000 रुपया उधार लिया था। अब तो उनको 20,000 रुपये भी चुकाने थे। अब वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है रोहन। रोहन वहाँ पर अपनी माँ और बहन के साथ आता है और पूछता है कि अंकल क्या हुआ, आप लोग इस तरह से रो क्यों रहे हैं। अब वो लोग सारी बातें बताते हैं कि इस तरह से घटनाएं हमारे साथ घट गई हैं। वहीं पर रोहन की माँ थी, वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी आपको पैसे दे देती, मुझे किसी से किसी का आंसू दिखा ही नहीं जाता है, आप लोग इस तरह से रो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब रोहन अपनी माँ के मुँह से यह बात सुनता है तो रोहन कहता है कि माँ आप यहीं पर रुकिए, अगर पैसों की बात है तो अभी मैं इन लोगों को पैसे दे देता हूँ। उसके बाद रोहन चला जाता है एटीएम, बगल में ही एटीएम होता है, वहाँ से वो 30,000 रुपये निकाल कर लाता है और कहता है कि लीजिए अंकल ये पैसे आप रखिए। जब कमलेश जी उतने सारे पैसे देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा मुझे इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे 1,000 रुपये दे दो ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ, क्योंकि अब हम लोगों के पास 1 रुपये भी नहीं बचे हैं। अब जो रोहन था वो कहता है कि अच्छा तो आप लोग क्या कश्मीर से घूम के आ गए हैं और आते वक्त ही ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ। अब कमलेश जी कहते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए और तभी यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हो गया। जब रोहन यह बात सुनता है तो कहता है तो फिर ये पैसे रख लीजिए और चलिए हमारे साथ कश्मीर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग भी कश्मीर ही जा रहे हैं। अब इस बात से कमलेश जी संकोच करते हैं, अगर उनसे इतने सारे पैसे लेंगे तो फिर वो पैसे भी तो लौटाने होंगे। पहले ही वो 20,000 रुपये उधार ले चुके थे और इधर से अगर 30,000 लेते तो पूरे 50,000 हो जाते। वो कहते हैं कि नहीं बेटा रहने दो, फिर ये पैसे मुझे लौटाना भी तो पड़ेगा, मैं कैसे लौटाऊंगा, मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, किसी से मैं 20,000 रुपये पहले ही उधार ले चुका हूँ और तुमसे भी ले लूँगा तो फिर कैसे लौटाऊंगा। वो कहता है रोहन कि अंकल मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, आपको जब होगा तब दे दीजिएगा, अभी तो आप चलिए हम लोगों के साथ घूमने के लिए। उसके बाद फिर उसके पिता नहीं मानते हैं तो रोहन कहता है कि देखिए आपकी बेटियों की क्या हालत हो गई है, आँख लाल लाल हो गया है, आँख फूल गया है, अगर ये लोग ऐसे घर जाएगी तो इन लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा।
उसके बाद फिर रोहन कहता है कि वैसे भी आप कह रहे हैं कि इसकी शादी हो जाएगी, अगर इसकी शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं इसको पति कैसा मिलेगा, वो घुमाएगा कि नहीं। उसके बाद रोहन अंकिता से कहता है कि चल तुम सब मेरे साथ, तुम लोगों को मैं कश्मीर घुमाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद अब सभी लोग वहीं पर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही देर में माहौल बदल जाता है। उसके बाद रोहन डिसाइड करता है कि अगर हम लोग जब इतने लोग हो ही गए हैं तो बस में क्यों जाएंगे, खुद का एक गाड़ी बुक कर लेते हैं, उसी में चलते हैं, सफ़र में बहुत मज़ा आएगा और आराम से चले जाएंगे। उसके बाद रोहन वहीं पर एक बड़ी गाड़ी बुक करता है। बहुत सारा गाड़ी में स्पेस होता है। 3 लड़कियां पीछे बैठ जाती है। एक होती है अंकिता, उसकी बहन पिंकी और एक रोहन की बहन होती है। 3 लड़कियां पीछे बैठ जाती है। बीच वाले सीट पर बैठ जाती है अंकिता की माँ, रोहन की माँ और उसके पापा। सामने वाले ड्राइवर के बगल में बैठ जाता है रोहन और उन लोगों का सफ़र शुरू हो जाता है। सफ़र में सभी बहुत मज़े करते हैं, गाना बजाना होता है, हंसी मजाक होता है। इसी तरह से कब उन लोगों का सफ़र पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है और वो लोग कश्मीर के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद अब जो रोहन था गूगल में सर्च करता है वहां का अच्छा होटल, अब उसको मिल जाता है। सभी को लेकर वो उसी होटल में पहुंचता है। जब पिंकी के पापा उस होटल को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि पता नहीं कितना महंगा होटल होगा, हम यहाँ का बिल भी पे कर पाएंगे कि नहीं। अब उसी वक्त वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि रोहन बेटा, आप यहाँ पे चले जाइए अपने परिवार के साथ, हम किसी दूसरे होटल में ठहर लेंगे। रोहन कहता है कि अंकल आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, जब हम सब साथ में आए हैं तो साथ में रुकेंगे और साथ में ही घूमेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बिल होगा वो मैं पे कर दूंगा। लेकिन फिर भी जब रोहन अंदर जाता है बिल पे करने के लिए, वहाँ पर कमलेश जी ही पे करने की कोशिश करते हैं लेकिन रोहन मना कर देता है। उसके बाद वहाँ पर वो लोग 3 कमरा बुक करते हैं। एक में तीनों लड़कियाँ रहती है, एक में रोहन अपनी मम्मी के साथ और एक कमरा में कमलेश जी अपनी पत्नी के साथ। वहीं पर जाते हैं, कमरा में सभी आराम करते हैं। शाम हो जाती है तो वो लोग नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद सभी 1 घंटे सोते हैं। अब धीरे धीरे डिनर का वक्त हो जाता है। सभी नीचे आते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। सभी उठते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद जो पिंकी थी वो कहती है रोहन से कि रोहन जी अब तो मुझे जाना है पहलगाम, क्योंकि मैं वहीं के लिए आई थी, हम लोगों का 2 दिन का ट्रिप था। इस बात को सुनने के बाद रोहन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ठीक है चलो पहले वहीं जाते हैं। होटल से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक कैब बुक करते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं पहलगाम की तरफ। लेकिन आधे रास्ते से घोड़े पे चढ़ के जाना पड़ता है उस एरिया में, तो सभी घोड़े की सवारी करके उस एरिया में पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर खूब इंजॉय करते हैं, खूब मज़े करते हैं। पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियाँ देखकर पिंकी और अंकिता को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो लोग कश्मीर गई थी घूमने के लिए। कश्मीर का जो नज़ारा था उसको देखकर सभी का मन खुश हो जाता है। शाम तक सभी वहाँ पर इंजॉय करते हैं। फिर शाम के वक्त वहाँ से सभी वापस होटल की तरफ लौटते हैं। होटल पहुँचने के बाद सभी थक गई थी, लेकिन जो रोहन की माँ थी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो उनका जो पैर था वो सूज जाता है, वो चल नहीं पाती है ढंग से। अब जो अंकिता थी और पिंकी दोनों बहनें उनको लेकर चली जाती है अपने कमरे में। कमरे में ले जाने के बाद उनके पैर की अच्छे से मालिश करती है, खूब सेवा करती है। अब जो रोहन की माँ थी उनको बहुत अच्छा लगता है दोनों लड़कियों का यह व्यवहार और उनके संस्कार। अब कुछ घंटे वहीं पर रेस्ट करने के बाद फिर से सभी डिनर करते हैं रात का और फिर सो जाते हैं सभी जाकर अपने अपने कमरे में। अब इसी तरह से फिर से अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो पिंकी को लगता है कि शायद अब वो लोग घर को लौटेंगे, लेकिन रोहन कहता है कि पिंकी अभी घर नहीं जाना है, अभी तो हम लोग एक ही जगह घूमे हैं, उसके बाद और बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वो सब भी तो हमें घूमना है। जब पिंकी यह बात सुनती है तो बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। उसके बाद दूसरे दिन भी रोहन सभी को ले जाता है दूसरे जगह, यानी कि बेताब वैली। वो लोग जाकर बेताब वैली घूमते हैं, वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अब इसी तरह से और तीसरा दिन निकल आता है। तीसरे दिन भी चले जाते हैं और एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। इस तरह से लगभग वो लोग वहाँ पर 5 दिन रुकते हैं और 5 दिन नए नए जगह जाकर घूमते हैं। अब इस तरह से लगभग सभी का प्लान पूरा हो जाता है। जितने जगह घूमने थे उन लोगों को घूम लेते हैं। लेकिन इस दौरान जो रोहन था 1
रुपए भी पिंकी के पापा को खर्च करने नहीं देता है। अब एक दिन होटल में शाम के वक्त शायद खाना का पैसा रोहन पे कर रहा था। वहीं पर कमलेश जी भी थे पिंकी के पापा। जब जाते हैं वो पेमेंट देने के लिए तो वो रोक लेता है और कहता है कि नहीं अंकल, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। जब अंकिता यह सब देखती है तो वो जाती है रोहन के पास और कहती है कि आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, आखिर हमारे लिए? आप तो हमें अच्छे से जानते भी नहीं हैं, बस अड्डे पर बस हमारी मुलाकात हुई थी और तभी से आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, आखिर क्यों? अब जो रोहन था मुस्कुरा कर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। अब उसकी बात को सुनने के बाद अंकिता मुस्कुराती है और शर्मा जाती है। वहाँ से वो चली जाती है अपनी माँ के पास। उसके बाद सभी चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। अब जब अगला दिन निकलता है तो सभी को वहाँ से रिटर्न घर की ओर लौटना था। उसके बाद फिर से रोहन एक गाड़ी बुक करता है, सभी गाड़ी में बैठते हैं और फिर दिल्ली के उसी बस अड्डे पर सभी पहुँचते हैं। अब वहीं पर जो पिंकी के पापा थे कमलेश जी, वो अपने पेंट से पैसे निकालते हैं और सारे पैसे जब काउंट करते हैं तो उसमें 27,000 रुपये बचे होते हैं। मतलब कि सिर्फ 3,000 ही उनसे खर्च हुआ था, जो कि उनकी बेटियां घर के लिए कुछ सामान खरीदी थी। जब वो अपने पास 27,000 रुपये देखते हैं तो रोहन से कहते हैं कि रोहन बेटा, ये लो तुम्हारा पैसा, 27,000 रुपये मेरे पास बचा हुआ है, तुमने तो मुझे कहीं पर खर्च करने के लिए दिया ही नहीं। बाकी जो भी पैसे बचे हैं और जितना वहाँ पे खर्चा हुआ है तुम मुझे हिसाब बता देना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रोहन यह बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं अंकल, ये पैसे आप रख लीजिए, आगे जो भी होगा खर्चा मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा। अब जब कमलेश जी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं रोहन बेटा, ये पैसे मैं नहीं रख सकता हूँ, बाद में तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, और ये पैसे घर ले जाऊंगा तो फिर खर्च ही हो जाएगा, उससे अच्छा है कि तुम रख लो। अब रोहन कहता है कि अंकल, जो 20,000 रुपये पहले आपने किसी से लिया है उसके पैसे लौटा दीजिए, उसके बाद आप मुझे ये पैसे दे दीजिएगा। मैं अभी आपसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आप जिनसे 20,000 रुपये लिए हैं वो आपको परेशान कर देंगे। दरअसल रोहन पैसे लेने से इसलिए भी मना करता है क्योंकि उसकी माँ ने रोहन से पहले ही मना कर दिया था कि इन लोगों से 1 रुपये भी मत लेना। दरअसल जिस दिन होटल में रात के वक्त रोहन की माँ की सेवा करती है अंकिता और पिंकी मिलकर, उसी रात रोहन की माँ अंकिता को अपनी बहू के रूप में देखने लगती है। वो उसी दिन मन बना लेती है कि रोहन की शादी अंकिता से ही करवाएंगे। उसके अगले ही दिन रोहन की माँ रोहन से मिलती है और कहती है कि रोहन बेटा, ये जो अंकिता है ये बहुत अच्छी लड़की है, हालांकि दोनों बहन बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए अंकिता को चुनूं। रोहन कहता है कि माँ, अगर आपने मेरे लिए कोई भी लड़की पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा, आपकी पसंद मेरी पसंद है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब इतना रोहन कहता है तो रोहन की माँ भी समझ जाती है कि इसे भी अंकिता पसंद है। बस इसीलिए बस अड्डे पर रोहन 1 रुपये भी लेने से मना कर रहा था। जब रोहन इतना कहता है तो कमलेश जी कहते हैं कि ठीक है, 20,000 रुपये मैं ले जाऊंगा और उस आदमी को दे दूंगा जिनसे मैंने उधार लिए हैं, लेकिन ये 7,000 रुपये तो रख लो तुम्हारे पास। अब रोहन कहता है कि ये 7,000 रुपये में से आप अंकिता और ये पिंकी को दे दीजिएगा, जिन्होंने अपना चुक्का फोड़ कर वहाँ से पैसे निकाले थे। ये दोनों खरीदेगी गुल्लक और उसी में सारे पैसे रख लेगी। जब अंकिता और पिंकी इतना सुनती है तो दोनों की आंखें भर आते हैं और दोनों बहन वहीं पर रोने लगती है। रोहन दोनों को गले से लगाता है और कहता है कि तुम लोग रो क्यों रही हो, रोने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कमलेश जी की पत्नी थी, यानी कि पिंकी की माँ। अब वो कहती है कि आप लोग सच में फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन एक भी चीज़ का किसी तरह का कोई एहसास आप लोगों ने नहीं होने दिया। वाकई में ईश्वर इसी रूप में आते हैं और आप लोग भगवान के रूप में हमारी ज़िंदगी में आए। उसके बाद जो वहाँ पर रोहन की माँ थी वो भी समझाती है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, इस तरह के लोग सिर्फ हम ही नहीं हैं, दुनिया में बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं। उसके बाद दोनों परिवार आपस में एक दूसरे का एड्रेस लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब रोहन हिसाब करता है कि वहाँ पर खर्च कितना हुआ, तब जाकर उसे पता चलता है कि लगभग 1.5 लाख रुपए पूरे परिवार में उसने खर्च किया है। लेकिन रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रोहन अच्छा खासा कमाता था, उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। रोहन की माँ उसी पते पर पहुँच जाती है पिंकी के घर। जब वो पिंकी के घर पहुँचती है तो घर में पिंकी थी, अंकिता थी और उसकी माँ थी।
अंकिता की माँ बहुत खुश होती है उनको देखकर। अब वो लोग घर के अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं। उसके बाद पूछती है रोहन की माँ कि भाई साहब कहाँ हैं। अब वो कहते हैं कि वो दुकान पर है। अब उसी वक्त उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। पिंकी के पापा घर आते हैं, देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, लेकिन पिंकी के पापा थोड़े संकोच कर रहे थे। रोहन की माँ कहती है कि भाई साहब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब वो इतना सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि शायद ये पैसों के लिए आई है, लेकिन बात वहाँ पर कुछ और ही था। उसके बाद रोहन की माँ कहती है कि आपकी बेटियों से जब से मैं मिली हूँ तब से मेरे आंखों में सिर्फ दोनों लड़कियों का ही चेहरा आ रहा है। आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपकी बेटी का चाल चलन बहुत अच्छा है और मैं आपकी बड़ी बेटी के लिए, मेरे बेटे का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। मैं आपकी बड़ी बेटी को पसंद करने लगी हूँ, अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? जब इतना सुनते हैं कमलेश जी तो वो तो दंग रह जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। रोहन की मम्मी रिश्ते के लिए आई है। अब वहीं पर अंकिता की मम्मी भी थी। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो कहते हैं कि बहन जी आपका मैं उपकार कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आ रहा है। रोहन की माँ कहती है कि इसमें उपकार की क्या बात है, आपकी बेटियां बहुत अच्छी है और बड़ी वाली बेटी से मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ, मेरे घर की बहू बनाना चाहती हूँ। उसके बाद कमलेश जी कहते हैं कि बहन जी ये रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन बेटी के अलावा हम कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, हमारे पास कुछ नहीं है। आप तो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं। रोहन की माँ कहती है कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। और यह रिश्ता अगर यहीं पे फाइनल होता है तो आप लोग चलिए एक बार हमारा घर भी देख लीजिए। कमलेश जी कहते हैं कि जिस घर में इस तरह के भगवान रहते हैं उस घर को देखना क्या, वो घर तो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होगा। रोहन की माँ कहती है कि बेटी की शादी पहले मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि घर में अगर बहू आ जाएगी उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। अब वहीं पर ये रिश्ता फाइनल हो जाता है। मई 2023 में दोनों परिवार बस अड्डे पर मिलते हैं और उसी साल नवंबर 2023 में रोहन और अंकिता की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होकर अंकिता अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। दरअसल जो रोहन था, रोहन का बहुत ही बड़ा शोरूम था जिसमें मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान होता है सभी सामान का उसका बहुत बड़ा शोरूम था और बिजनेस उसका अच्छा खासा चल रहा था। अब अंकिता उसके घर में चली आती है, रोहन की शादी हो जाती है। साल 2024 में उसकी बहन की भी शादी वो लोग कर देते हैं। आज सभी परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अंकिता को ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।